हेलो बच्चों, नमस्कार। अपना चैप्टर चल रहा है फोर्थ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अर्थात परावैद्युत पदार्थ। आज का अपना टॉपिक का मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, वो है कैपेसिटेंस, धारिता। तो देखिए, धारिता का क्या कंसेप्ट होता है या कैपेसिटेंस का क्या कंसेप्ट होता है। तो आप पहले इस नाम को पकड़िए। यहाँ से अपना एक नॉर्मल वर्ड निकल के आ रहा है कैपेसिटी, जो होता है क्षमता। कैपेसिटी तो आपने बहुत सुनी होगी कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। वो क्या है, किसी की कार्य करने की कैपेसिटी बोल सकते हैं, किसी की खाने की कैपेसिटी बोल सकते हैं, किसी की बात करने की कैपेसिटी बोल सकते हैं। तो देखिए, कैपेसिटी होती है क्षमता। लेकिन ये तो हमने अलग अलग रेस्पेक्ट में देखा, लेकिन यहाँ पे हमें किस क्षमता की बात करनी है जो अपनी कहलाती है कैपेसिटेंस। तो हम यहाँ क्षमता की बात कर रहे हैं, किसी चालक वस्तु द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता हो रही है। किसके द्वारा? चालक वस्तु द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। ये क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस, धारिता। इसका मतलब कोई चालक वस्तु है, वो कितना चार्ज है वो ग्रहण कर सकती है। ये जो उसकी क्षमता होती है ना, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। जैसे आप में से ही कोई स्टूडेंट है, वो एक रोटी खा सकता है एक टाइम में, कोई दो खा सकता है, कोई तीन खा सकता है, कोई चार खा सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब आप लोगों की अलग अलग कैपेसिटी है। कोई एक खा सकता है, कोई दो खा सकता है और कोई चार भी खा सकता है। तो यहाँ पे रोटी है, उसको आप चार्ज मानिए और खुद को आप एक कंडक्टर बॉडी मानिए, चालक वस्तु मानिए। तो इससे जो स्पष्ट होता है वो क्या होता है कि आप कितना चार्ज ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो जितना चार्ज आप ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वही आपकी क्या है? कैपेसिटेंस है, आपकी धारिता है। सेम चीज़ मैंने यहाँ समझाई है कि कोई चालक वस्तु है, वो कितना चार्ज ग्रहण कर सकती है। वो जो मैक्सिमम उसका चार्ज ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। उस वस्तु की धारिता बोलते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड देखा, आवेश ग्रहण। चार्ज को ग्रहण करता है। तो देखिए, किसी वस्तु के ऊपर चार्ज आता कैसे है, किस वजह किस वजह से किसी वस्तु पर चार्ज है वो उपस्थित हो पाता है। तो किसी वस्तु पर चार्ज है वो किस वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान की वजह से। या तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस वस्तु के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन है वो उस वस्तु से बाहर निकल रहे हैं। इन दोनों कंडीशन में जो कंडक्टिंग अपना मैटर है या जो चालक वस्तु है, उस पर चार्ज उपस्थित हो पाता है। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन है वो इससे बाहर निकलते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी वस्तु पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की वजह से उपस्थित हो पाता है। अब देखिए, मान लीजिए हमें इस वस्तु के ऊपर एक चार्ज चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें जितना चार्ज चाहिए उतने के उतने इलेक्ट्रॉन हम एक साथ बाहर निकाल सकते हैं, या उतने के उतने इलेक्ट्रॉन उसे एक साथ दे सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वही बात आ गई, जैसे आपको मान लीजिए कि दो रोटी की भूख है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि दोनों रोटी एक साथ ही खा जाओगे। आप क्या करते हो, उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके खाते हो, और वो प्रत्येक टुकड़ा आप इलेक्ट्रॉन मानिए। तो दो रोटी की भूख थी आपको, इसका मतलब मान लीजिए वो 2 कूलम चार्ज था आपका। वो कितना भी चार्ज था जो आपको ग्रहण करना है, या जितना चार्ज आपको अपने ऊपर चाहिए। तो अब जो एक एक टुकड़ा आप ले रहे हो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आप जैसे मान लीजिए आप 10 टुकड़ों के साथ उसको खाते हो, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन की आपको आवश्यकता थी उस चार्ज को पूरा करने के लिए। तो आप उन 10 इलेक्ट्रॉन को एक साथ तो ले नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो? एक एक करके ले रहे हो। बस सेम चीज़ यहीं पे है। इस वस्तु को जितना चार्ज चाहिएगा वो एक साथ नहीं हो सकता,
उतने इलेक्ट्रॉन न तो ये एक साथ ग्रहण कर सकती है और न ही एक इलेक्ट्रॉन उतने इलेक्ट्रॉन इससे एक साथ बाहर निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान है वो एक चरणबद्ध क्रिया होती है। क्या होती है? चरणबद्ध, कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब इसको हम एक एक करके देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऊपर, 4 इलेक्ट्रॉन जितना इसको आवेश ग्रहण करना है नेगेटिव में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और इसको एक साथ दे रहे हैं, नहीं, एक्सेप्टेबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन को एक एक करके देना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है। तो जो आवेश हम इसको देंगे तो वो एक चरणबद्ध प्रक्रिया होगी। जितना आवेश चाहिएगा उसको हम एक एक करके इस वस्तु को प्रदान करेंगे। अब मान लीजिए किसी वस्तु पर एक चार्ज उपस्थित है और उसको हम एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये अपनी कोई चालक वस्तु है जिस पर नेगेटिव आवेश उपस्थित है और हम क्या कर रहे हैं, इसको नेगेटिव चार्ज और दे रहे हैं एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए हम ये नेगेटिव चार्ज इसको देंगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। और आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे ये जो चार्ज इस पर उपस्थित है ना, ये इसको दूर धकेलेगा, बिल्कुल इसको अपने पास आने नहीं देगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात इसके विपरीत ये बल लगा करके इसको अपने से दूर रखने का प्रयास करेगा। तो दूर रखने का प्रयास करेगा, इसका मतलब अब हमें इस चार्ज को इस वस्तु को देने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। W एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कार्य करना पड़ रहा है। वो क्या, कौन कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं ये चार्ज इस बॉडी को देने के लिए। क्लियर है। तो ये हमें, फिर हम इस चार्ज को देंगे तो अगेन हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। फिर हम ये वाला चार्ज इसको देंगे तो अगेन हमें एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब किसी वस्तु को अगर हम आवेश दे रहे हैं तो हमें बाहरी कार्य करना पड़ता है। यही आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव अगर चार्ज से आवेशित हो तो अब हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव चार्ज देना है। क्या देना है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो वही सेम चीज़ है, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें। इसका मतलब यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज देना है, पहले से पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। तो ये क्या करेंगे, अगेन रिपल करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए हम इस वर्क से पोटेंशियल का रिलेशन निकालते हैं। इस चार्ज और पोटेंशियल का रिलेशन अपना आ जाएगा। कैपेसिटेंस कहता क्या है, धारिता हमें क्या कहती है, धारिता के अंदर आपका जो मेन फॉर्मूला आता है वो ये आता है, और वो कैसे आएगा उसको समझते हैं। वो आता है आपका Q प्रोपोर्शनल टू V, जहाँ पे Q है वो क्या है, चार्ज है, और V क्या है, पोटेंशियल है। ये बात आती कैसे है, इसी को आपको समझना है। मेन मोटिव आपका कैपेसिटेंस का इतना ही है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हम इस वस्तु को चार्ज दे रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। वो क्या होता है, W एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एजेंट ही तो कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं उसको चार्ज देने के लिए। बिल्कुल। अब आपने चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल में, सॉरी चैप्टर नंबर 3 पोटेंशियल जो वाला चैप्टर था उसमें आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा। किस किस के बीच में पढ़ा था, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। W एक्सटर्नल, पोटेंशियल एनर्जी U एंड पोटेंशियल V, इनके बीच में आपने रिलेशन पढ़ा था। क्या होता है, W एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी U प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल V। ये रिलेशन आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा पोटेंशियल वाले चैप्टर में,
बिल्कुल पढ़ा है। तो बस यहीं से देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज दे रहे हैं। इसको मान लीजिए हम क्यू आवेश से आवेशित कर रहे हैं, तो हमें डब्ल्यू एक्सटर्नल करना पड़ रहा है। तो वो क्या है, जितना हम चार्ज दे रहे हैं उतना ही हमें कार्य करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये चार्ज की क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? चार्ज के प्रोपोर्शनल है तो जो वर्क है वो एंड में, यहाँ पे ये वाली कंडीशन लग गई, ये पोटेंशियल एनर्जी के भी समानुपाती होगा और पोटेंशियल के भी समानुपाती होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम इस वस्तु को चार्ज देंगे अर्थात इनके चार्ज को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे ही डब्ल्यू एक्सटर्नल है वो बढ़ेगा। डब्ल्यू एक्सटर्नल बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी यू है वो भी इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसके साथ में पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। बिल्कुल होगा। तो इस वाले टर्म से अपने पास में एक रिलेशन आ रहा है, वो आ रहा है कि हम Q को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल V भी बढ़ता है। इसका मतलब Q प्रोपोर्शनल टू V। यही बात आई और यही हमने यहाँ पे आपको बताया था कि आपका मोटिव इसका यही है, Q प्रोपोर्शनल टू V को समझना। तो कैपेसिटेंस के लिए यही लागू होता है कि उसको जो चार्ज दे रहे हैं वो उसके विभव के समानुपाती होता है। अर्थात जितनी वृद्धि हम Q में करेंगे उतनी ही उसके पोटेंशियल में भी होगी। जितनी मात्रा का हम चार्ज उसको अधिक देंगे उतनी मात्रा का उसका पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में रिलेशन आया, वो क्या है, Q प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पे हम समानुपात को हटाते हैं तो अपना समानुपाती नियतांक लगाते हैं और वो हमने लिखा Q इक्वल्स टू CV। और ये C है वो समानुपाती नियतांक है जिसको हम बोलते हैं अपना कैपेसिटेंस, धारिता। तो यहाँ से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपने को प्राप्त हुआ है, वो क्या है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है, प्रॉपर कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन बनती है वो यही बनती है कि किसी चालक की जो धारिता होती है वो आवेश की उस मात्रा के समान होती है जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे। देखिए कैपेसिटेंस है वो क्या है, Q बाई V है। V क्या है, पोटेंशियल। और आपको पता है जो टर्म नीचे आती है इसका मतलब होता है वो पर यूनिट के लिए बात करेंगे जब हम उसकी थ्योरी लिखेंगे तो पर यूनिट पोटेंशियल है और वो किसकी रेस्पेक्ट में है, चार्ज के। तो यही अपने डेफिनेशन बनी है कि धारिता है वो आवेश की उस मात्रा के बराबर होगी जो उस चालक के पोटेंशियल में इकाई वृद्धि कर दे। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इसी फॉर्मूले से हमने निकाली है। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दी है कि धारिता आवेश की उस मात्रा के समान होती है जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे। और हम धारिता के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये उसके चार्ज को ग्रहण करने की कैपेसिटी होती है और कोई वस्तु है वो चार्ज को कहाँ तक ग्रहण कर सकती है उसकी लिमिट है वो एक पोटेंशियल द्वारा निर्धारित होती है। पोटेंशियल के एक मैक्सिमम मान तक ही वो चार्ज को ग्रहण कर पाती है। तो यहाँ पे हम Q एंड V के बीच में अगर हम इस वाले फॉर्मूले को देखें, अपने पास में फॉर्मूला क्या आया था, C इक्वल्स टू Q बाई V। इसका मतलब Q प्रोपोर्शनल टू V। Q एंड V, चार्ज एंड पोटेंशियल के बीच में अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसा आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे वस्तु का पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा और हम एक मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू तक ही उसको चार्ज दे सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो यहाँ से इसकी अब यूनिट क्या आएगी,
जिसको आप बोलते हैं मात्रक, कितना होगा? चार्ज का क्या होता है? कूलाम, क्लियर, और पोटेंशियल का वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट। क्या हुई? कूलाम पर वोल्ट, क्लियर है। अब देखिए ये जो एक कूलाम बटा एक वोल्ट होता है वो आपका बराबर होता है एक फेरेड के। एक कूलाम बटा एक वोल्ट बराबर एक फेरेड। इसका मतलब यही हुआ कि अगर किसी वस्तु को हम एक कूलाम चार्ज देते हैं तो उसके पोटेंशियल में अगर एक वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी जो धारिता है वो किसके बराबर होगी? एक फेरेड के बराबर होगी, क्लियर है। देखिए फेरेड है वो कैपेसिटेंस का या धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए कभी भी आपको ये नहीं दिया जाएगा कि एक फेरेड धारिता, दो फेरेड धारिता, नहीं, आपको बहुत ही छोटी मात्रा में दी जाएगी। एक फेरेड मात्रा बहुत अधिक होती है जिसको मैं आपको आगे न्यूमेरिकल में स्पष्ट करके बता दूंगा। तो आपको जो धारिता मिलेगी वो यही मिलेगी, 10⁻³ फेरेड। इसका मतलब कितना हुआ? 1 मिली फेरेड, या आपको मिल सकती है 1 माइक्रो फेरेड, या आपको मिल सकती है 1 नैनो फेरेड, या आपकी 10⁻⁶ फेरेड, 10⁻⁹ फेरेड। इस प्रकार से आपको इसकी जो मात्रा है वो मिलेगी। अब हम देखते हैं इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन आपको कूलाम चार्ज की और पोटेंशियल की दोनों मैंने बता दी, आपको याद रखना पड़ेगा। कूलाम की कितनी होती है? TA, जबकि पोटेंशियल की कितनी होती है? mL2T-3A-1। तो इसकी जो नेट डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी? M1L2T4A2। ये इसकी डायमेंशन होगी, किसकी? कैपेसिटेंस की, धारिता की। तो ये तो अपना बेसिक कंसेप्ट था, आखिर कैपेसिटेंस या धारिता होती क्या है। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आता है तो आगे का जो चैप्टर है वो कंप्लीट आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको निकालना भी केवल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ही है कि किसी संधारित्र की धारिता कितनी होती है। मेन मैटर इसी कैपेसिटेंस का है, ये आपको समझ में आना चाहिए। कैपेसिटेंस होती क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम इसका छोटा सा एक प्रयोग कर लेते हैं और हम देखते हैं कि एक गोलीय चालक की धारिता है वो कितनी होती है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की हमें धारिता निकालनी है, तो इसका डायग्राम देखिए। तो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, R रेडियस है जिसकी, इसको हमने Q चार्ज दिया है। तो Q चार्ज इसको देने पर इसके पोटेंशियल में जो वृद्धि हुई है वो क्या है? V। तो हमें पोटेंशियल कितना है इसका, या उसके कारण जो इसका पोटेंशियल उत्पन्न हुआ वो क्या है? V। पोटेंशियल का आप फॉर्मूला जानते हैं स्फेरिकल के लिए, उसके सरफेस पे कितना होता है आपको याद होगा। पोटेंशियल वाले में हमने निकाला था पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फेयर, और वो भी कहाँ पर? उसकी सरफेस पे कितना प्राप्त हुआ था? KQ/R। याद करो, इसीलिए मैं बोलता हूँ पीछे के वीडियो है वो आप देखते रहिए। जितना अधिक आप देखेंगे उतना ही नेक्स्ट वीडियो का आपका पॉइंट है वो उससे रिलेट होगा, और उतनी आसानी से आपके फिजिक्स है वो याद होगी। ऐसे आप एक बार चाहे पूरी फिजिक्स के वीडियो देख लेना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप उनको बार बार देखिए और अपने कंसेप्ट, अपनी समझ को क्लियर कीजिए फिजिक्स के बारे में। क्लियर है? तो ये अपना स्फेयर की सरफेस पे पोटेंशियल आ गया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C=Q/V। तो यहाँ पे हम V की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी आएगी? Q/KQ इंटू R, तो R
ऊपर चला गया, ये Q से Q मर गया, तो C बराबर क्या बचा, R/K, है ना। ये थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, K की वैल्यू रख देते हैं। K बराबर क्या होता है, 1/4πε0। इसका मतलब 1/K बराबर कितना होगा, 4πε0। ये वैल्यू रखो तो C बराबर हमें प्राप्त होता है 4πε0R। ये इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, जब अपना जो कंडक्टर है वो कैसा हो, स्पेरिकल हो, गोलीय हो। तो यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटेंस है वो R के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब उसकी रेडियस बढ़ेगी तो उसकी धारिता भी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मतलब यहाँ पे हमने जो कैपेसिटेंस निकाली है इसकी, वो क्या है, निर्वात में है। अगर वो किसी मीडियम में हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, C मीडियम इक्वल्स टू 4πε0 इंटू R। अब इस एप्सिलॉन R को छोड़ दो, बाकी का ये और ये मिलाकर के क्या बन रहा है, C। तो Cm इक्वल्स टू C एप्सिलॉन R, C यही तो बन रहा है, 4πε इंटू R, तो CR। इसका मतलब यहाँ से बना Cm/C इक्वल्स टू एप्सिलॉन R। अर्थात जो इसके माध्यम का परावैद्युतांक है वो क्या होगा, विद्युत धारिता और निर्वात की जो विद्युत धारिता है उसके अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है। तो स्पेरिकल कंडक्टर के लिए जो अपने पास में कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 4πε0R या R/K। ये भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं एक दो। तो अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है, पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए उसकी धारिता की गणना कीजिए। गोलाकार चालक स्पेरिकल कंडक्टर की बात है, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी हमने निकाला है, वो क्या होता है, 4πε0R या R/K। क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, R की वैल्यू आपको दी है 6.4 × 10⁻6। K क्या होता है, 9 × 10⁻9। तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.711 इंटू 10⁻³ फेरेड। इसका मतलब कैपेसिटेंस कितना आया पृथ्वी का, 0.711 मिली फेरेड या 711 माइक्रोफेरेड। क्लियर है। नेक्स्ट अगला है, 1 फेरेड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, क्या आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। वही बात आ गई, मैंने आपको पीछे डेरिवेशन में भी बताया था कि 1 फेरेड है वो कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी मात्रा होती है। ठीक है, ह्यूज नंबर होता है ये कैपेसिटेंस का। तो हम क्या है, छोटी छोटी मात्रा का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि 1 फेरेड से आवेशित 1 फेरेड की कैपेसिटेंस वाला चालक है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो फॉर्मूला लगाइए अपना, C इक्वल्स टू 4πε0R, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, R/K। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है रेडियस R। तो यहाँ से R इक्वल्स टू क्या आएगा, CK। C कितना दे रखा है, 1 फेरेड, तो 1 इंटू K की वैल्यू 9 × 10⁻9। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी आई, 9 × 10⁻9 मीटर, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या का कितना गुना है, 1400 गुना ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए, अगर हम किसी चालक को 1 फेरेड धारिता हो अगर उसकी, तो उसकी त्रिज्या कितनी करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई वस्तु है, हम चाहते हैं कि उसकी धारिता है वो 1 फेरेड के बराबर हो, इसका मतलब उस वस्तु को हमें पृथ्वी की त्रिज्या से भी 1400 गुना अधिक त्रिज्या का बनाना पड़ेगा। तो अलमारी तो छोड़ो, वो तो अपनी पृथ्वी पर भी नहीं आ सकती।
तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक फेरेड जो इसकी यूनिट है वो क्या है, बहुत बड़ी है, वेरी लार्ज। क्लियर है। नेक्स्ट, तीसरे नंबर का न्यूमेरिकल है, यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता 2 पिकोफेरेड तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता है वो 12 पिकोफेरेड है हो जाती है, तो माध्यम के प्रावैद्युतांक का मान ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। आपको क्या दिया हुआ है, निर्वात में जिसे हम सी बोल देते हैं वो तो दिया हुआ है 2 पिकोफेरेड। माध्यम में इसकी धारिता Cm है, वो कितनी दी है, 12 पिकोफेरेड। और अभी अभी हमने एक रिलेशन देखा था, वो क्या था, Cm/C इक्वल्स टू एप्सिलॉन r, जो कि क्या है, प्रावैद्युतांक। यही हमें निकालना है। तो Cm की वैल्यू रखिए 12, C की 2, कितनी आई, 6। इसका मतलब एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी आएगी, 6। प्रावैद्युतांक कितना होगा उस मीडियम का, 6 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, नंबर 4 है, दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर इनके पृष्ठों पर विभव का अनुपात 1:2 है, तो इनकी धारिताओं का पोटेंशियल का डिफरेंस अनुपात दे रखा है 1/2। अपने को पूछा किसका है, C1/C2 का, ये पूछा है। तो देखिए, पहले वाले की हम कैपेसिटेंस मानते हैं C1, तो वो होगा Q1/V1। दूसरे की कैपेसिटेंस होगी C2, वो होगी Q2/V2। हमें चाहिए क्या, C1/C2। लिखिए C1/C2 बराबर Q1/V1 इंटू V2/Q2। ये बट्टा में जाएगा तो चेंज हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे, तो V2/Q2। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समान आवेश से आवेशित करना है। इसका मतलब Q1 बराबर किसके है, Q2 के। Q1 बराबर Q2 से, तो Q1 Q2 कैंसिल, इसको हम Q मान लेते हैं। तो ये तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया आपका। शेष क्या बचा, C1/C2 इक्वल्स टू V2/V1। और V2 कितना है, 2, एंड V1 कितना है, 1। तो C1/C2 इक्वल्स टू क्या आया, 2/1। अर्थात C1:C2 बराबर 2:1। तो जो पोटेंशियल का रेशियो होता है, कैपेसिटेंस का रेशियो है, वो उसके ऑपोजिट होता है। ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल 1:2 था, तो यहाँ पे है वो 2:1 हो गया आपका पोटेंशियल। क्लियर है। तो ये एक जनरल सी बात थी कैपेसिटेंस की। वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन इसका एक कारण यही है कि आपको कैपेसिटेंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि अगले वीडियो में जब हम कैपेसिटर पर आएँ तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। आप कैपेसिटर का सिद्धांत समझें और उसके बाद में कैपेसिटेंस के जो आपने आज बेसिक पढ़ा है उसका उपयोग करें, और अपने जो कैपेसिटर का जो भी आपको निकालना है, चाहे वो समांतर प्लेट का हो, चाहे वो गोलीय हो, चाहे आपको कैपेसिटर की ऊर्जा निकालनी हो, कुछ भी निकालना हो, हर जगह आपको यही कंसेप्ट काम में आएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये कैपेसिटेंस है वो समझ में आया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।